और अब उसके जाने पर सामने खला ही खला नजर आ रहा था। अंधेरे में तो हम पहले ही से थे, अब तो गोया बेदस्त तो पा भी हो गया था मैं। उसकी शहादत मुझे इसलिए तकलीफ दे रही थी कि मेरा मददगार और साथी था, लेकिन घर वालों का तो जिंदगी का सहारा चला गया था। न जाने उसके माँ बाप पर क्या बीतेगी। परेशान कुन सोचों में दरवाजे पर होने वाली आहट मुखल हुई। गर्दन घुमाने पर ममता दीदी नजर आई। एक हाथ में चड़ी और दूसरे में ट्रे उठाई थी। अलबत्ता लिबास ऐसा नहीं था कि मैं नजर भर कर देख सकता। शायद सोने को उन्होंने शब्बासी का लिबास पहना था, हल्का पुल्का पाजामा और उस पर निस्फ बाजुओं वाली बुनियाद। मेरी आंखें झुक गई थीं। वह संडोल और मुतनासिब जिस्म की भरपूर औरत थी। हल्का सांवला रंग, नैन नक्श तीखे और जाज़िबे नजर। हल्के सांवले रंग ने उनकी शख्सियत को मकनातीसी बना दिया था, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए बड़ी बहन जैसा एहतराम और मकाम था। मैं नजरें नीची कर ली। अगरचे वो मेरी नजरों की आवारगी नहीं देख सकती थी, लेकिन जो दिलों के भेद जानता है इतना बारीक बीन है कि सोचों की आलूदगी जिसे छुपाई न जा सके उसके सामने तो जवाबदेह होना था। दीदी खैर तो है? मैं सीधा हुआ। छड़ी से मेज को छूकर उसने ट्रे रखा जिसमें दूध का गिलास और चंद गोलियां पड़ी थी। बिस्तर पर लेटते हुए ख्याल आया कि तुम्हें दवाई तो खिलाई ही नहीं है, आपने क्यों जहमत की मुझे आवाज दी ली होती। वो तो मानिए से बोली, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। बड़ी बहनें माँ की जगह पर होती है और माँ को औलाद के काम आते खुशी होती है। मैंने मुंह बनाया, खैर इतनी भी बड़ी नहीं है कि मेरी अम्मा जान बन जाए, ममता नाम का गलत फायदा ना उठाएं। वह खिलखिलाते हुए बोली, दवाई लेकर आराम करो और दूध का गिलास खत्म करना। वो दरवाजे की तरफ मुड़की। मैं ट्रे की तरफ मुतवज्जा हो गया। गोलियां खाकर मैंने दूध का गिलास पिया और आराम करने लेट गया। दूसरे ही दिन मैंने दाढ़ी मूछें साफ करके क्लीन शेव कर ली थी। दीपक का मोबाइल फोन मेरे पास था। इसमें डायल किया हुआ एक ही नंबर था। कई बार घंटी करने के बावजूद वो नंबर बंद ही मिलता था। यकीनन उन्होंने मज़कूरा नंबर ज़ाया कर दिया था और अब वो मोबाइल फोन मेरे लिए नाकारा था। अगले 2 हफ्ते गुजरने का पता ही नहीं चला था। ममता दीदी एक मिसाली खातून थी। मुझे उन्होंने इतनी मोहब्बत और तवज्जा और शफकत से नवाजा कि मैं दिल की गहराइयों में उतर की। खबरात गए तक गप्पे हाँकते रहते। वो अपने छोटे भाई राजीव के नाम पर मुझे राज कहकर बुलाती थी। मैंने अपने बारे करीबन सब कुछ बता चुका था। जैनी, गुलगारे, माहीन की बेवफाई, सरदार की दोस्ती, लीजोना की कहानी, पलवैशा और रोमाना के साथ इश्क की दास्तान, बेटे अब्दुल्ला के बारे और भी काफ़ी तफसीलात। अलबत्ता इंडिया आने के मकसद के बारे में चाहकर भी कुछ नहीं बता सका था। उन्होंने भी 1-2 बार सरसरी सा कुरेदने के बाद ज्यादा जोर नहीं दिया था। जेनी के जिक्र पर उसने पूछा, अमेरिका क्या करने गए थे? जवाब दिया, निशानाबाजी सीखने। वो मुतबस्सम हुई, वाह छोटे तुम स्नाइपर हो। महरे से उछल पड़ा था। मशकूक अंदाज में पूछा, दीदी आप स्नाइपर के बारे में क्या जानती हैं? स्नाइपर पर पहली फिल्म मेरे ख्याल में 1993 में बनी थी, दूसरी 2002 और तीसरी 2004 में। तीनों फिल्में मैंने देखी हुई हैं, बल्कि एक से ज्यादा मरतबा देखी। इसके बाद मेरा ख्याल है कि 2011 में इस मौजू पर फिल्म आई थी, लेकिन ना देख सकी कि इस वक्त मेरी आंखें बाकी नहीं रही थी। ममता दीदी की आवाज में उदासी दर आई थी। मैं चंबे से बोला, अच्छा इतना शौक था स्नाइपर फिल्म देखने का कि फिल्म रिलीज होने की तारीख भी याद है? हाँ बहुत ज्यादा शौक था। इस बात में सारी लाते उन्होंने शौकी से पूछा, तुम अपना बताओ, कभी हदफ पर गोली मारी भी है या एवं ही हो? मैंने क्या क्या लगाया, गोली चला लेता हूँ बस। उन्होंने एकदम पूछा, मेरे देश में भी गोली चलाने तो नहीं आए? मैं जल्दी से बोला, फिक्र न करें, किसी बेगुनाह के सर में गोली नहीं मारूंगा। उनका हाथ मेरे बाजू को छूता हुआ कान तक पहुंचा। कान की लो को अंगूठे और शहादत की उंगली में भींचते हुए वो मानी के लहजे में बोली, तुमने छाती के बजाय सर का नाम लिया है, गोया अच्छे निशानेबाज हो। इनका मुशाहिदा गजब का था कि आम सी बात से खास नतीजा अखज किया था। मैं बात बनाता हुआ बोला, हर आदमी अपनी सलाहियतों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। आपके छोटे भाई ने एफिशिएंसी मार दी तो कौन सी कयामत टूट पड़ी? मेरा ख्याल है काफी पीते हैं। इन्होंने निश्चित छोड़ दी थी। मुझे बस इनके लिबास पर एतराज था जो सतरपोशी के जरूरी तकाजे पूरे नहीं करता था। वो शबबाशी के लिबास में बेहिजाबाना मेरे सामने आ जाती। कभी कभी निक्कर भी पहन लेती। योगा की मशकें बाकायदगी से करती थीं और इस वक्त चुस्त पजामे में मलबूस होती। योगा की मशकें ही थी कि वो इतनी स्मार्ट नजर आती थी। लिबास सिर्फ उनका मसला नहीं, इंडिया में औरतों की अक्सरियत इस मामले में आज़ाद ख्याल है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जिद्दत के बावजूद खवातीन इस नहाज तक नहीं पहुंची। सिर्फ ऊंचे तबके की नाम निहाद आज़ादी की अलम बरदार कलील तादाद की खवातीन में ऐसी बेहयाई पाई जाती है जिन्हें ना तो मजहब और शरीयत का लिहाज है और ना रवायात का पास। शोबे से ताल्लुक रखने वाली मुख्तसर सी जमात भी ऐसे पहनावों की आदी है, वरना अक्सरियत का लिबास बहुत बेहतर है। पर्दे के तकाजे पूरे ना भी करे, सतरपोशी की जरूरियात को काफ़ी है। हमारी देहाती खवातीन की शर्मो हया के तो क्या कहने, शायद एक बीबी के लिबास से मगरिब की दर्जन भर खवातीन के लिबास तैयार हो जाएं। मैंने 1-2 बार सरसरी सा टोका, मगर वो हंस खटाल गई। इत्मीनान से बोली, घर में छोटे भाई के अलावा कौन है कि मुझे एहतियात की जरूरत हो? मैं इन पर जोर नहीं दे सकता था, अलबत्ता अपनी आंखों पर काबू पाना मेरे बस में था। यूं भी वो अव्वल आखिर मेरी बाजी ही थी। रनड़ा गुड़िया के बाद पहली खातून थी जिन्हें मेरी जुबान ने दिल की तस्दीक के साथ बहन बोला था।
यकीनन मर्द की फितरत में औरत जात के हसूल का हिरस कूट कूट कर भरा है। जैसे लतीफ़ा है कि औरत की जुबान और मर्द की आंख सबसे आखिर में मरती है। गौ रुमाना जैसी खूबसूरत और पलवैशा जैसी मोहनी लड़की के हसूल के बाद मुझे किसी और औरत की एहतियाज नहीं थी, मगर जिनसे मुखालिफ की खूबसूरती से मुतासर होना तो मर्द की फितरत में शामिल है और मैं गुनाहगार सा मर्द ही हूँ। अलबत्ता इसमें भी शुबा नहीं कि मेरे दिल में कभी पलवैशा और रुमाना से बेवफाई करने का ख्याल नहीं आया। जैसे इन पर मैं सिर्फ अपना हक जताता था, यूं ही खुद को उनकी अमानत समझता था। गुलगारे और जैनी जैसी पुरकशिश लड़कियां भी मुझे मुतजलजल नहीं कर सकी थी। गो गुलगारे तो अव्वल आखिर मशरकी लड़की थी और अपनी पारसाई पर धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर जैनी जिस मुआशरे की पैदावार थी वहाँ जिस्मानी ताल्लुकात को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। शादी से पहले खवातीन का मर्दों के साथ मिलना, डेट करना आम सी बात है। मेरी जिस बात का जवाब न देना होता ममता दीदी बड़ी खूबसूरती से टाल देती थी। एक दिन पूछा, दीदी आपके पास पिस्तौल कब से है? पिताजी ने लेकर दिया था और उन्हीं से चलाना भी सीखा था, तो पिस्तौल की मौजूदगी में कोई आपसे कैसे छेड़खानी कर सकता है? मुझे उनके पहले दिन की बातें याद आ गई। इनका हाथ मेरे सर तक पहुंचा, बालों को झटका देते हुए शफकत से बोली, बुद्धू कोई बड़ी बहन से भी ऐसा सवाल करता है? क्षमा चाहता हूँ, मुझे नदामत का इजहार करते बनी। 3 हफ्तों के इख्तिताम पर मेरा जख्म बिल्कुल ठीक हो गया था। इस दौरान में एक बार भी सहन में नहीं निकला था, क्योंकि किसी पड़ोसी की नजर पड़ जाती तो न सिर्फ दीदी का किरदार दागदार होता बल्कि मुझे भी खतरा लाहक हो सकता था। आखिर एक दिन मैं जाने को तैयार था। 3 हफ्ते बहुत अच्छे गुजरे थे। लगता नहीं था कि मैं किसी खतरनाक मिशन पर हूँ। घर का सा माहौल, आराम और सुकून, अच्छा खाना, ममता दीदी की शफकत भरी मोहब्बत और देखभाल। जी नहीं चाहता था कि वो ठिकाना छोड़ दूं, मगर वहां मुस्तकिल रहने को कोई नहीं आया था। घर से निकले वो महीने से ज्यादा हो गया था। गो फौजियों के लिए चंद माह की दूरी इतनी अहमियत नहीं रखती, मगर इस बार मामला मुख्तलिफ था। एक तो मेरी जान से प्यारी पलवैशी की खफकी का ख्याल था कि उसे मनाने का मुश्किल मरहला बाकी था और उसके बचकाना फैसलों से कोई भी उल्टी सीधी उम्मीद की जा सकती थी। दूसरा, घर में कॉल करना भी मुमकिन नहीं रहा था कि अंसारी साहब ने इंडिया से घर बात करने को सख्ती से मना किया था। जाना जरूरी है। ममता दीदी के लहजे में उदासी तर आई थी। मैं बेबसी से मुस्कुरा दिया। आप नहीं जानती, एक बात मानोगे? मैं एतमाद से बोला, आप हर बात मनवा सकती हैं, बस मेरे इख्तियार के दायरा कार में आती हो। अगर मैं कहूँ अपने देश लौट जाओ, क्या जवाब मिलेगा? मैंने इत्मीनान से कहा ना, वो हर बात जो मेरे दायरा इख्तियार में आती हो। जानती थी तुम यूं ही टरखाओगे। उन्होंने मुंह फुला लिया था। ये नाराज होने का वक्त है। सोफे से उतरकर मैं कालीन पर बैठा और उनकी गोद में सरक दिया। मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए वो गुलगेर हुई। मुझ में पूरी खबर सुनने का हौसला नहीं है। मौत की आमद खतरात के साथ मुक़य्यद नहीं है। आरामदेह बिस्तर पर लेटे शख्स की मौत भी इसके इतने नजदीक होती है जितनी मैदान जंग में लड़ने वाले सिपाही की। वो तुर्की बोली, मगर फिक्र सिर्फ मैदान जंग वालों की होती है। तो मेरी कामयाबी की प्रार्थना करें, परेशान होने से क्या हासिल? वह शाकी हुई। देश दुश्मन के लिए क्या प्रार्थना करूं? कामयाबी की ना सही, छोटे भाई की खैरियत की प्रार्थना तो कर सकती है ना। मेरा सर गोद से हटाकर वो खड़ी हुई और छड़ी के सहारे कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ख्वाबगाह से बरामद हुई तो एक हाथ में डिब्बा उठाए हुए थी। मेरे पहलू में निश्चित संभाल कर उन्होंने डिब्बा खोला। एक खूबसूरत घड़ी बरामद हुई थी। मेरी घड़ी उतार कर वो कीमती घड़ी मेरी कलाई पर बांधने लगी। मैं मुतरिज हुआ, ये क्या है? हिंदू लड़कियां अपने भाई को राखी बांधती हैं, मैं भी घड़ी की शक्ल में राखी की रस्म पूरी कर रही हूँ। बहुत कीमती घड़ी लग रही है, किसी को तोहफा देने की गर्ज से काफी पहले खरीदी थी। अब वो मर्दाना घड़ी मेरे किस काम की? सोचा छोटे पर एहसान जता दूं। मैंने अपना नाम जीशान बताया था, मगर उन्होंने कभी मुझे जीशान कहकर नहीं पुकारा था। हमेशा राज या छोटा कहती और जब डांटना होता तो बुद्धू कहती। मैं ममनूनी से बोला, पहले थोड़े एहसान हैं, अपनी महरूमियों हसरतों की तलाफी को एहसान नहीं कहते, और वचन तो इस घड़ी को कभी कलाई से जुदा नहीं करोगे। मैं शाकी हुआ, आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? कभी नहीं। उनके होठों पर खूबसूरत तबस्सुम नमूदार हुआ। थोड़ी सी रकम भी रख लो। उन्होंने दरमियानी मालियत के नोटों की एक गड्डी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने इनकार किया। हमारे यहाँ बहनों को पैसे दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। वो मुल्तजई हुई, उधार समझ कर रख लो, बाद में लौटा देना, जरूरत होती तो मांग लेता। वो मुसर हुई, फालतू पड़े हैं, मेरा खर्च ना होने के बराबर है और आमदन ज्यादा है। मैंने पैसे लेकर उनके मेज पर पड़े पर्स में डाल दिए। अब इजाजत दें। मैंने निश्चित छोड़ दी। उन्होंने खड़े होकर हथेलियों में मेरा चेहरा थामा और माथे पर बोसा देकर बोली, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, फी अमान अल्लाह। धीरे से कहकर मैं मुड़ा और तेज कदमों से चल पड़ा। 3 हफ्तों के बाद मैं खुले आसमान तले आया था। बाहर जाने को मैंने ऐसे वक्त का इंतखाब किया था कि रशतुल वसे कम हो, यूं किसी भी निगरानी करने वाले की सुनगुन लेना निस्बतन आसान हो जाता है। मुंबई जैसे शहर में बाजारों में भीड़ खत्म होने की आरजू करना हमाकत ही है। अलबत्ता वो मुजाफाती कॉलोनी थी और गर्मियों की दोपहर में लोगों की आमदरफ्त खाल खाल ही नजर आती थी। दरवाजा खोलकर मैंने धीरे से बाहर झांका। 2 आदमी बड़ी सड़क की तरफ चाहते दिखाई दिए। बाहर निकलकर मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद किया। बड़ी सड़क का रुख करने के बजाय मैं उसी गली में सीधा चलता गया जहां दीपक के हमरा इस मकान के दरवाजे तक गया था जिसमें टीनू छुपा था।
बड़ी सड़क शिव मंदिर की तरफ जाती थी और ये दूसरी जानिब थी। एक नीची 4 दीवारी वाले मकान के शहर में चंद बच्चे शोर करते नजर आए। सनीता जायसवाल रा की एजेंट जिसने टेनू को फांसा था कि मकान के सामने गुजरते हुए मैंने तायराना निगाह डाली, मगर दरवाजे को ताला लगा था। गली के एक जानिब निकासी की नाली बनी थी जिसमें गंदा पानी बह रहा था। मैंने दीपक वाला मोबाइल फोन उस नाली में फेंक दिया क्योंकि इसमें ममता दीदी का फोन नंबर महफूज था। उन्होंने भी मुझसे मोबाइल फोन नंबर लिया था, लेकिन मैं इनसे राब्ता रखने के हक में नहीं था। किसी मुसीबत में फंसने पर मोबाइल फोन नंबर की वजह से वो भी धर ली जाती और इंडियन एजेंसियों की तफ्तीश का जो तरीकाकार है, इसमें फंसकर एक अंधी लड़की जो भरपूर जवान और अच्छी शक्ल सूरत के मालिक हो, उस पर क्या बीतती इसका अंदाजा करने को अकले कुल होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अलबत्ता इनका नंबर मेरी याददाश्त में महफूज था जो अशद जरूरत के वक्त मैं इस्तेमाल कर सकता था। थोड़ा आगे बढ़ते ही गली दाएं मुड़ गई। सामने से एक जवान आ रहा था जिसके कान से मोबाइल फोन लगा हुआ था। मुझ पर अजनबियत भरी निगाह डालकर वो आगे बढ़ता रहा। मेरे एहसास इस वक्त अजीब से हो रहे थे। हर शख्स मुझे मशकूक नजर आ रहा था। ममता दीदी का घर गोया ऐसी पनागाह था जिसे निकलते ही दुश्मन मुझे हड़पने को तैयार खड़े थे। यकीनन ढीनू और दीपक की मौत ने मुझे अकेला कर दिया था। जो ही मुकम्मल मोड़ मुड़ा, कुछ फासले पर 4 अफराद गुत्थम गुत्था नजर आए। गौर करने पर पता चला 3 अफराद मिलकर एक शख्स को जदोकोब कर रहे थे। इनके शोर और गालियां बकने की आवाज काफी दूर तक जा रही थी। एक अकेला और 2 11 होते, वहां तो 1 के मुकाबले 3 थे। कोई राहगीर भी नजर नहीं आ रहा था जो इन्हें छुड़ा था। मैंने चच्चा खाम खा बनने से गुरेज का सोचा। दूसरे को मामले में टांग अड़ाने कहाँ की अकलमंदी थी, मगर इनके करीब पहुंचने तक मैं अपने इरादे पर कायम नहीं रह सका। अकेले आदमी को उन्होंने गिराकर ठोकरों पर रख लिया था और जिस बेदर्दी से उसे पीट रहे थे शायद जान ही से मार देते। और छोड़ दो इसे। मैंने एक आदमी को धक्का देकर दूर किया और दूसरे को बाजू से पकड़ कर खींचा। तेरी तो। तीसरा घुर्राता वो मुझे मारने तोड़ा। जिसकी मदद को मैं आया था उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए थे और मुझे इन तीनों का सामना करना पड़ गया था। मुझे तरने वाला समझकर वो गालियां बकते हुए झपटे। आगे वाले की छाती में बाएं टांग रसीद करते हुए उछलकर 1 कदम पीछे हटा और दाएं पांव पर घूमते हुए बाएं पांव की एड़ी उसके पीछे आने वाली की गर्दन पर चढ़ती। दोनों गली के पुख्ता फर्श पर गिरे थे। अपने साथियों का अंजाम देखते ही तीसरे के कदमों में ठहराव आ गया था। तुम हमें जानते नहीं, जिंदगी प्यारी है तो अपनी राह दो। उसने धमकाने की कोशिश की। अच्छा, मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। उसके साथी भी डगमगाते हुए उठे और तीनों एक साथ दूर चाहते हुए मुझे धमकियां भी देते गए। ऐसे किरदार पाकिस्तान में भी काफी मिल जाते हैं। कमजोर को शेर और जोरावर के लिए बकरी। जब जान लिया कि इन दिलों में तेल नहीं है, मैं मजरूब की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो होश में था और मुखालिफिन को फरार होता देख रहा था। मैंने उसे सहारा देकर उठाया। वो खिसे कर करीब खड़ी कार की टेक लगाकर बैठ गया। मुझे देखते हुए उसके होंठों पर फीकी मुस्कुराहट न उतारे। शुक्रिया जवान, ये कहते हुए उसका हाथ कोट की जेब में रिंगा जो एक छोटी सी बोतल को लिए बाहर निकला। ढक्कन खोलकर बोतल मुंह से लगाई। 2-3 घूंट भरकर उसने गहरा सांस लिया। पियोगे? फराक दिली से दावत देते हुए उसने बोतल मेरी जान बढ़ाई। शुक्रिया, मैं उठते हुए बोला। मेरा ख्याल है अब आप खुद को संभाल लेंगे। वो मुतबस्सम हुआ। आपका ख्याल गलत है, बताइए क्या खिदमत करूं? उसने पूछा। ड्राइव कर लेते हो? मैंने इस बात में सर हिला। मुझे ठिकाने तक पहुंचा दो, इसके बाद जहां कहोगे मेरे आदमी पहुंचा देंगे। वक्त की मेरे पास कमी नहीं थी क्या इनकार करता। उसे सहारा देकर मैंने कार में बिठाया। ड्राइविंग सीट संभाली। कीमती लिबास और शानदार कार देखते हुए उसकी हैसियत का कुछ न कुछ अंदाजा हो रहा था। ऐसे वक्त में जब मैं डोर कटी पतंग की तरह बेमकसद फिर रहा था, उसकी मदद से किसी मुतय्यन राह की तरफ कदम बढ़ा सकता था। क्लच दबाकर मैंने गियर लगाया और रेस पर पांव का दबाव बढ़ाकर कार आगे बढ़ाती। गली से निकलते ही दाएं मुड़ जाना। वो मुझे रास्ता बताने लगा। सड़क पर आते ही उसने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मुझे विशाल गुप्ता कहते हैं। राजपूत गुप्ता का छोटा भाई हूँ जो राजपूत दादा के नाम से मशहूर हैं। संदीप चोपड़ा। वो ममनूनियत से बोला। धन्यवाद संदीप, आपकी वजह से मेरी जान बची। मैंने पूछा, आप इन उचक्कों के हाथ कैसे चढ़के? उसने दांत पीसे। उचक्के नहीं, किसी दुश्मन के भेजे हुए मोहरे थे। बस मेरे कत्ल को वारदात का रंग देना चाहते थे जो आपकी बदौलत मुमकिन ना हो सका। लेकिन मैं साले के कत्ल को वारदात का रंग नहीं दूंगा। मैंने भोला बनते हुए पूछा, ऐसी भी क्या दुश्मनी कि बंदा जान लेने पर उतर आए? वो मानीखेत लहजे बोला जैसे उनकी टुकाई की। मुझे नहीं लगता कि आप शरीफ साथे हैं। मैं बुरा मुंह बनाते हुए बोला, लड़ाई भिड़ाई में ताक होना किसी की शराफत पर सवालिया निशान नहीं छोड़ता। क्षमा चाहता हूँ, अपनी बात की वजाहत नहीं कर सका। मेरा मतलब था आम आदमी यूं लड़ने के माहिर नहीं होते। अलबत्ता सरकारी मुलाजिम या गलत धंधे में मुलव्वस अफराद हो सकते हैं। मैं तंजिया लहजे में बोला, जाती बचाओ सेल्फ डिफेंस की तरबियत हासिल करने वाले के बारे में आप क्या कहेंगे? उसके होठों पर किसियानी हंसी नमूदार हुई। यकीन मुसलसल गलत बोलकर मैं अपने मोहसिन को नाराज कर बैठा हूँ। नहीं सर, मैंने सिर्फ सफाई पेश की है। तो आप क्या करते हैं? इतनी आसानी से जान छूटने पर उसने मौजूद तब्दील करने में देर नहीं की थी। मैं मोहतात अंदाज में बोला, तालीम के इख्तिताम पर कोई नौकरी ना मिली तो शौकिया एक कराटे क्लब में दाखिला ले लिया। अभी कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए फिलहाल तो आवारागर्दी कर रहा हूँ। पिताजी क्या करते हैं?
पिताजी को स्वर्गवासी हुए 4 साल गुजर चुके हैं। अम्मी जान इनसे 1 साल पहले चल बसी थी। एक बड़ी बहन है जिन्हें डोली में बिठाकर पिताजी ने मेरे लिए कोई जिम्मेदारी बाकी न रहने दी। अब बेवा खाला के साथ रहता हूँ जो मुझसे इतना ही तंग है जितना किसी भी मुफ्त खोरे से हुआ जा सकता है। मुख्तसर से सवाल का मैंने तफसीली जवाब दिया था कि उसके अगले सवाल यही होना थे, कौन सा काम कर सकते हो। उसका सवाल मेरी मंशा के मुताबिक आया था और जवाब पहले से तैयार था। इत्मीनान से कहा दौलतमंद बनना चाहता हूँ। मैंने काम का पूछा है, उसने सवाल दोहराया। बताया ना दौलतमंद बनना चाहता हूँ, कोई भी काम हो कर लूंगा। वो मानी खैर लहजम बोला, कत्ल कर लोगे। सुर के इशारे पर ब्रेक दबाते हुए मैंने उसकी आंखों में देखा। कत्ल करने को मैं काम नहीं समझता। उसने क्या बुलंद किया, अगवा, डकैती, चोरी, जेब तराशी, ये सब करने को मुझे किसी का मुलाजम बनने की क्या जरूरत है। वो मुझे लाजवाब करता हुआ बोला, तभी तस्दीक चाहिए थी कि क्या कर सकते हो, कोई भी शरीफाना काम। इशारा सब्ज हो गया था। ब्रेक से पाँव हटाकर मैंने रेस पर रख दिया। वो इस्तज़ाइया अंदाज में बोला, बाल काटने के बारे क्या ख्याल है। मैं गड़बड़ाते हुए बोला, मैं बस किसी गरीब को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसने मुंह बनाया, तो किसी गरीब को अगवा कोई पागल ही करेगा, और गरीब के घर कुछ होगा तो डाका ही मारा जाएगा। मैंने चुप साध ली। चौक से दाएं मोड़ काट कर मैंने गला खंखारा, आप मुझे अपने मुहावसों में भी तो शामिल कर सकते हैं। लड़ाई बड़ाई जानता हूँ और सिखाओगे तो यकीन हर किस्म के असले का इस्तेमाल भी सीख लूंगा। वो खिलखिलाकर हंसा। अड्डे पर चलकर गपशप करेंगे। साथ ही उसने जैली सड़क पर जाने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद हम एक वसी इमारत के चौड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे थे। कार पहचानते ही चौकीदार ने बगैर पूछे दरवाजा खोल दिया था। सीमेंट की पुख्ता रविश पर चलते हुए मैंने खुले सहन में पहले से मौजूद गाड़ियों के करीब कार रोक दी। 3-4 मवाली करीब आ गए थे। उनमें एक निस्बतन बेहतर लिबास में था। नीचे उतरते विशाल गुप्ता ने उसका गिरबान पकड़ते हुए 2 थप्पड़ जड़ दिए थे। साले हरामी, तू सोया हुआ है। वो मां के कसम आज अपने मकसद में कामयाब हो गए होते अगर मुझे इस दलेर नौजवान की मदद न मिली होती। बब्बास, साले मुहावसों की जीप खराब हो गई थी। अपू ने काफी कालें की मगर तुमने काल नहीं उठाई। विशाल गुप्ता ने एक और थप्पड़ खींच मारा। मेरे साथ खराब जीप भेजी क्यों थी? वो अकला से क्षमा कर दो बास, अपुन आइंदा ख्याल रखेगा। मुझ पर हमला करने वालों में बिल्ली आंखों वाला कंजर उस्ताद सिंगा का साथी था। इसी से बाकी 2 का पता चलेगा। सुबह होने से पहले वो तीनों मुझे हर हालत में चाहिए। वो जल्दी से बोला, अपुन अभी इनकी तलाश में बंदे भेजता है। इस लड़के की अच्छी खातिर तवाज़े करो, बेहतरीन रहाइश मुहैया करो। अगर शिकायत का मौका मिला तो खाल में फुस भर दूंगा और मेरे कमरे में डॉक्टर भेज दो। उसे हदायत देकर विशाल गुप्ता मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। संदीप, फिलहाल आराम करो, बाद में तफसीली बातचीत होगी। जी सर। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ कि मजदाक वो सेक्रेटरी नुमाइश शख्स मुझे खंदा पेशानी से मिला। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी वजह से अपुन की जान बच गई। आपकी? मैंने हैरानी जाहिर की। उसने वजाहत की, अगर विशाल साहब को कुछ हो जाता तो राजपूत दादा ने साला बगैर सफाई मांगे अपुन की गर्दन तोड़ देना था। फिर तो आपको जान बचने पर मुबारक हो। उसने फौरन तारुफ करवाया, अपुन का नाम राजीव वर्मा है, संदीप चोपड़ा। मैंने जवाबी तारुफ करवाया। चलें। उसने अंदरूनी इमारत की तरफ इशारा किया और मैं उसकी माइयत में चल पड़ा। थोड़ी देर बाद हम पुरताइश मेहमान खाने में बैठे थे। वो कमरा खसूसी मेहमानों के इस्तेमाल में रहता होगा, तभी इतना पुरआसाइश और आरामदेह था। खाना में खाकर आया था, इसलिए सिर्फ ताज़ा जूस पीने पर इक्तफा किया। उसने चंद कीमती मशरूबात की पेशकश भी की थी, मगर मेरे नज़दीक इनकी अहमियत गटर के पानी जितनी थी। तभी खूबसूरती से टहल गया था।